यहाँ ध्यान दीजिए, आज जितने भी नए स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल से रुपेश सर जो ज्योग्राफी पढ़ा के गए हैं, तो वो शायद सिलेबस डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आज जो अपना थोड़ा सा एक टॉपिक बाकी है सिंधु घाटी का, वो कंप्लीट करेंगे। बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा कैसे देखना है आपको इतिहास को। फिर कल जैसे मैंने बोला है, एक दो दिन अपन रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, तो आप नए पैटर्न को भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जो टॉपिक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सुने नहीं सुने हैं, सुने हैं ना। तो उस टॉपिक पे देखिएगा क्या देखना है हमको। जब सिंधु घाटी सभ्यता देखे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता यही आपके सिलेबस का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है ना। मतलब इससे पहले हम कौन सा सभ्यता पढ़ते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं, और पाषाण काल के बाद कौन सा वाला हिस्सा आता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो जब भी आप किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके 4 सेक्शन मेन होते हैं, अगर उसके सामाजिक जनजीवन को पढ़ना है तो। एक होता है क्या, धार्मिक, एक होता है सामाजिक या आर्थिक, एक होता है सामाजिक स्थिति, और एक होगा राजनीतिक स्थिति। तो एक सभ्यता जो हम पढ़ रहे थे वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे ये टॉपिक अभी कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद हम वापस से रिवाइज में जाएंगे। तो बस यहाँ तक थोड़ा सा लगेगा, फिर उसके बाद वापस से रिवाइज करेंगे, तो फिर साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ तक देखिएगा, कहाँ तक पढ़ लिए थे, धार्मिक और आर्थिक हो गया था ना। यहाँ देखो, कभी भी किसी भी समय के समाज को अगर समझना है, किसी भी टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को समझना है, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या सोशल आप बोल सकते हो, डेवलपमेंट को समझना है, स्टेटस को समझना है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा। और ये अभी नहीं, पूरे इतिहास जब भी आप पढ़ोगे भारतीय इतिहास में, पूरे प्राचीन भारत में, आप ये सब पॉइंट को आप ध्यान में रखना ही आपको। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, इस समय का समाज का आधार क्या था, किस बेसिस पे डिवीजन था समाज का, किस बेसिस पे डिवाइड होता था हमारा सोसाइटी, ये देखना है। तो आप लोग 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हमारा जो डिवीजन होता था वो किस आधार पर होता था, ये माना जाता था। तो एक होता था कर्म, वर्ग के बेसिस पे, और एक हुआ क्या, वर्ण, कौन से सिस्टम पे, कास्ट सिस्टम पे, ठीक। वर्ण के आधार पर और कर्ण, मातृ सत्तात्मक, मेरे से मिस्टेक, कौन सा पता चलता है, मातृसत्तात्मक। जैसे अभी परिवार को लीड कौन करता है, पिता लीड करता है। कौन लीड करता है, पिता। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं कि सरकार हमारी क्या करी, वापस से मदर के साइड मूव हो रही है। जैसे कि आप अगर घर में देखते हैं, राशन कार्ड किसके नाम से बनता है, मम्मी के नाम से बनता है, माता के नाम से, जो सीनियर है मम्मी, उनके नाम से बनता है। हो रहा है कि नहीं, है ना। फिर आप देखते हैं जो अब क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर वाला उज्ज्वला जो कार्ड बनता है, उसमें भी क्या है, महिलाओं के नाम से कार्ड बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो हम वापस से फीमेल को वापस से कोशिश करें कि उनको वापस से स्टैब्लिश करें हेड ऑफ द फैमिली के रूप में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, परिवार का आधार क्या होना चाहिए, मतलब समाज का आधार, फिर महिलाओं की स्थिति। आप समाज में क्या थे, दास, दास प्रथा, स्लेव, स्लेव सिस्टम। तो सोचिएगा, अगर मैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में नगर व्यवस्था दिखाऊं, नगर व्यवस्था आप देखेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था सिटी का, ठीक। ऐसा था सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर आपको छोटे छोटे नगर दिख रहे हैं, छोटे छोटे एरिया दिख रही है, और लेकिन इधर दिख रही है क्या, अपर सिटी, मतलब बड़ा क्षेत्र, जहां पर बड़े बड़े नगर बने हुए हैं, एकदम सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ है। आने जाने के लिए क्या है, गेट है, और गेट में कोई ना कोई तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहा होगा, जो किसी को अंदर आने से बाहर आने से रोकता रहा होगा। तो आप आज के समय में सोचिएगा कि यहाँ पर जो सिस्टम है, आज के समय में ऐसा कोई कॉलोनी, बड़ा सा कॉलोनी जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वो अपना काम खुद करते हैं क्या, साफ सफाई वाला, खाना बनाने वाला, नहीं, वो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिख रहा है।
आप सोच के बताओ, क्या वहां दास सिस्टम रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो बिल्कुल यस करके उसमें टिक करना है। अब कोई प्रथा चलती थी क्या, कोई सामाजिक नियम, तो हम लोग क्या देखेंगे, अंत्येष्टि प्रक्रिया देखेंगे। कौन सा प्रक्रिया? अंत्येष्टि प्रक्रिया, बरीड सिस्टम या बरीड प्रोसेस, जैसे बोलते हैं फ्यूनरल सिस्टम। ये क्या बोलेंगे? फ्यूनरल सिस्टम। तो आगे आने वाले समय में वो वाली प्रथा तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो समाज में जुड़ा ही रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, दास प्रथा पढ़ना है, महिलाओं की स्थिति पढ़नी है, और आधार देखना है। आगे चलकर जब हम वैदिक काल देखेंगे, तो वैदिक काल में एक चीज बस देखेंगे, शूद्र की स्थिति। किसकी स्थिति देखेंगे? शूद्रों की स्थिति, स्टेटस ऑफ शूद्रास, ये देखना है। लेकिन अभी के समय में ना तो हम ये पढ़ेंगे, ना तो मतलब ये नहीं पढ़ेंगे शूद्रों की स्थिति, क्योंकि समाज में शूद्र आए ही नहीं है। शूद्र कब आएंगे? वैदिक एरा में आएंगे। कब आएंगे? वैदिक एरा में। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको इस समाज के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? सर कि यहाँ पर जो समाज था ना, कर्म के आधार पर था। जो डिवीजन था वो किसके बेसिस पे था? वर्ग के बेसिस पे था। ये बात समझ में आई? क्योंकि वैदिक कल्चर में वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम शुरू होगा। तो इधर वाले सिस्टम में क्या रहेगा आपका, मतलब वैदिक कल्चर में आपका आता है ना, जब वैदिक एरा पढ़ेंगे तब जाकर आप क्या देखेंगे? कास्ट सिस्टम देखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि यहाँ कर्म आधारित था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सम्मानजनक था, रिस्पेक्टफुल था। जितने भी हमें आइडल्स मिले हैं वो मोस्ट ऑफ द किसके थे? फीमेल्स के थे। इस कारण जितने भी हिस्टोरियन थे, जो जितने भी इतिहासकार थे, उनका मानना है कि यह समाज संभवतः क्या रहा होगा? मातृसत्तात्मक रहा होगा। बात समझ में आई? मातृसत्तात्मक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। और जो नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जरूर क्या रहा होगा? दास प्रथा रही होगी, स्लेव सिस्टम रहा होगा, कि कुछ लोग जो थे अपने यहाँ काम करने के लिए किसी व्यक्ति को रखते थे, बस उसको खाना पानी देते होंगे और कुछ नहीं, कोई सैलरी वैलरी नहीं, बस खाना पानी मिल जाएगा, वो पूरे घर का काम करेगा, इतना ही। तो उसको बोलते थे दास प्रथा। अंत्येष्टि प्रक्रिया मतलब क्या होता है? लास्ट जो रिचुअल होता है, लास्ट रिचुअल मतलब जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं। तो अंतिम संस्कार के 3 प्रोसेस यहाँ पर चलते थे। अंतिम संस्कार के 3 कौन कौन से प्रोसेस चलते रहे होंगे? 3 प्रोसेस में आता है क्या? आंशिक समाधि, मतलब पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, और दाह संस्कार। तो आंशिक समाधि बताइएगा ना, पूर्ण समाधि का मतलब क्या होगा? पूर्ण समाधि, इसको बोलते हैं कंप्लीट बरीज बोलते हैं, ये ना, कंप्लीट बरीज या बेरियल। फिर होता है क्या? आंशिक समाधि, आंशिक समाधि, पार्शियल बरीज। और एक होता है दाह संस्कार। मेरे ख्याल से दाह संस्कार तो आपको पता होगा। दाह संस्कार सुने हैं क्या? है ना, क्रिमिनेशन बोलते हैं ना इसको, दाह संस्कार को क्या बोलते हैं? क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो वो याद रखिएगा, क्रिमिनेशन, क्रिमेशन, सॉरी क्रिमिनेशन है, क्रिमेशन। तो सोचिएगा, दाह, पहले तो पूर्ण समाधि का मतलब समझ में आया क्या होता है? हाँ, पूर्ण समाधि का मतलब क्या है? सीधा दफना दिए। कैसे? एक गड्ढा खोदे, और गड्ढा खोदने के बाद हमने क्या किया? उसको दफना दिया। अब दफना दिए तो ये क्या हो गया आपका? पूर्ण समाधि। क्या इंडियन कल्चर में आज भी ये सिस्टम चलता है, दफनाने वाला? इंडियन रीजन में चलता है कि नहीं दफनाने वाला? चलता है। कौन कौन से जो कम्युनिटी है वो दफनाने की परंपरा, हिंदू में भी होता है ना, हिंदू परंपरा में भी दफनाने की परंपरा है ना। फिर दूसरा क्या देखते हैं, और कहाँ मिलता है दफनाने की परंपरा? मुस्लिम्स में है, और कहा है? क्रिश्चियंस में है बकायदा। तो आज भी दिखता है। दाह संस्कार दिखता है कि नहीं दिखता? अग्नि, अग्नि को समर्पित कर देते हैं, चिता बनाते हैं, चिता के ऊपर क्या करते हैं? डाल देते हैं। समझ में आया? तो वो भी है, क्रिमिनेशन है, वो भी है। लेकिन ये आंशिक समाधि क्या है? अच्छा, वेरी गुड। आधा अंदर और आधा बाहर तो नहीं सोच रहे थे? ठीक है, ठीक।
तो ये जो है, ये जो आंशिक समाधि है, आंशिक समाधि में क्या बोलते हैं, बोला जाता है कि ह्यूमंस जो है, मतलब एक कम्युनिटी बनेगा, उन ह्यूमन का क्या मानना है कि हम तो प्रकृति से बने हैं और हमें वापस कहाँ चले जाना चाहिए, प्रकृति में। तो क्या करते हैं लोग, खुले में छोड़ देते हैं, खुले में छोड़, जंगल में ले आके छोड़ दिए, पानी में छोड़ दिए, है ना। तो पहले सब लोग का दाह संस्कार नहीं होता था, पानी में छोड़ देते थे, या तो किसी ऐसे पहाड़ में ले जाके छोड़ देते थे, पहाड़ में ले जाके छोड़ देते थे। फिर ये जो कम्युनिटी है, जैसे आपने इसमें बोला सर ये तो हम मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में देखते हैं, ये हिंदू परंपरा में होता ही है। तो ये जो है आंशिक समाधि ना, ये पारसीस में होता था। किसमें होता था, पारसीस में होता था, पारसी समुदाय में होता था। तो ये पारसी समुदाय वाले क्या करते थे, अब मॉडर्न एरा में भी चलता था, 10-20 साल ही हुए बंद हुए इसको, अभी भी चल रहा था। तो ऐसा क्या है, ऐसा ये लोग टावर बनाते हैं, ऐसा क्या करते हैं, टावर बनाते हैं। इसमें ऊपर ऐसे चढ़ने का जगह है, अंदर से यहाँ गेट रहता है, और ऊपर में ऐसा क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं फिर, ठीक है, वापस नहीं लाते बॉडी को। और मान लो गए हैं, तो एक समय के बाद बॉडी का जो कुछ पार्ट जो बचा हुआ है, क्योंकि क्या होगा, चील कौवे आएंगे, खाएंगे, और जो पार्ट बच गया उसको लाकर फिर क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो ये मुंबई में है, मतलब जहां जहां पारसी समुदाय थे एक समय पे, वहां वहां। तो मेरे ख्याल से लगभग 30 साल हो गया, ये कल्चर जो है अब बंद हो गया है। देखते हैं, अगर वो मिल गया, उसका नाम, प्रॉपर नाम है टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टावर ऑफ साइलेंस। जैसे ये इसमें अगर इमेज समझ में आ रहा था, देखो ये पूरा ऐसा टावर रहेगा, लाके ऐसे बॉडी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा लाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉप। तो ऐसे पारसी में अंतिम संस्कार ना जलाते हैं ना दफनाते हैं। तो ये सिस्टम चलता था किसमें, इसमें आंशिक में। समझ में है? तो ये हमको पढ़ना है। तो आपको, आपने देखा दास, मतलब आधार क्या था, फिर महिलाओं की स्थिति, फिर दास प्रथा, और फिर उसके बाद देखना है अंत्येष्टि प्रक्रिया। तो हेडिंग लिखिएगा, सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहले क्या बोलेंगे, सामाजिक आधार, आधार समाज कर्म आधारित था, पॉइंट में लिखना ना, समाज कर्म आधारित था। क्या था, समाज कर्म आधारित, पहला पॉइंट। दूसरा, समाज की इकाई, समाज की इकाई, इकाई का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो पहले तो क्या बताना है कि जो बेस था, मतलब सोसाइटी इज बेस्ड ऑन देयर वर्क, और यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली, इकाई परिवार थी। यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली, मतलब एक तो आपने बताया कर्म आधारित है, और दूसरा आपने बताया कि भाई पूरे समाज को अगर एक यूनिट में बांटा जाए तो वो क्या होता था, परिवार होता था। एक परिवार, परिवार मिलकर क्या बनाता था, गांव, गांव के बाद क्षेत्र, क्षेत्र के बाद वो पूरा समुदाय बनता था। तो समाज की जो पारंपरिक इकाई होती थी, यूनिट ऑफ सोसाइटी होता था, वो क्या होता था, परिवार होता था। क्या होता था, परिवार। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, मातृ सत्तात्मक था, है ना। क्या बोला गया, मातृ सत्तात्मक। तो वो कैसे हमने बोला कि मातृ सत्तात्मक होगा, तो मैंने एविडेंस बताया। कौन कौन सा एविडेंस बताया था, मातृ देवी की पूजा होती थी, फिर मोहरों पर अंकन था महिलाओं का, फिर हमको क्या मिला है, आइडल्स मिले हैं।
तो वो क्या बताता है कि जो समाज था वो संभवतः, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट था, क्या बोलते हैं इतिहास, संभवतः ये जो समाज रहा होगा वो मातृसत्तात्मक रहा होगा। लिखेगा मातृ देवी की प्रतिमा, मूर्ति, मातृ देवी की पूजा, लिखवा रहा हूं ना इंग्लिश में, मातृ देवी की पूजा, स्त्री प्रतिमाएं, एवं स्त्री प्रतिमाएं एवं मोहरों में स्त्रियों का अंकन, अंकन बताता है कि महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, स्थिति सम्मानजनक थी, संभवतः समाज समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा, रहा होगा, मातृसत्तात्मक रहा होगा। लिखेगा वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, worship of mother goddess, found female idols, found female idols and figure on seals, figures on seals suggests that the status of females were uh, uh, status of female were respected, yeah, respectfully, and the society was probably matriarchal, and the society was probably matriarchal. हो गया दास प्रथा। तो नगर नियोजन प्रणाली से ज्ञात होता है, नगर नियोजन प्रणाली प्रणाली से ज्ञात होता है कि दास प्रथा प्रचलित रही होगी, प्रचलित रही होगी। तो हमको प्री के लिए याद रखना दास प्रथा प्रचलित थी, मेंस के लिए क्या ध्यान रखना है कि किस बिहाफ पे हम बोलते हैं, नगर नियोजन को, टाउन प्लानिंग को देखकर बोलते हैं। ठीक, लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाउन प्लानिंग, on the basis of town planning there is probably
slavery system was there. Slavery system was there. अब बताओ क्या इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब ये कि अगर आपको सिक्का मिला, कोई बर्तन मिला और कुछ मिला तो उसको बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो हमको इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा क्या कि ये स्लेव वाला सिस्टम है करके? नहीं। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा क्या? नहीं। हमने बस क्या बोला है, संभवतः यहाँ पर प्रचलित रहा होगा। किसको देखकर? नगर नियोजन प्रणाली को देखकर। फिर लास्ट लिखेगा अंत्येष्टि प्रक्रिया। तो अंत्येष्टि प्रक्रिया या अंतिम संस्कार प्रक्रिया। अंतिम संस्कार प्रक्रिया, ठीक है। फ्यूनरल सिस्टम, बेरियल्स या फ्यूनरल सिस्टम। तो कौन कौन से 3 सिस्टम बताए थे? पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। तीनों समझ में आ गया? पूर्ण समाधि का मतलब पूरी तरीके से दफना देना, आंशिक समाधि तो खुले में छोड़ देना, और दाह संस्कार क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। लिखिएगा क्रिमिनेशन। पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि एवं दाह संस्कार। दाह संस्कार, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि एवं दाह संस्कार, तीनों का प्रचलन था। कंप्लीट बेरियल्स, पार्शियल बेरियल्स एंड क्रिमिनेशन, cremation was done that time. क्रिमिनेशन कहाँ लिखे? ये क्रिमिनेशन, क्रिमेशन, सॉरी क्रिमिनेशन बार बार आ रहा है, क्रिमेशन है ना। हो गया? अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं वैदिक काल को बताऊं, लिखना नहीं है बस समझना। तो आप लोग बताओ वैदिक काल में अगर मुझे बताना होगा, और तो आप कौन कौन सा पॉइंट आपके ध्यान में आएगा? अगर वैदिक कालीन समाज के बारे में अगर बताना होगा तो आप कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करोगे? वैदिक काल के समाज को अभी आप लोग पढ़े उसके बेसिस पे बताना, वो अंत्येष्टि प्रक्रिया छोड़ देना बस। तो क्या क्या आएगा बताओ? सर समाज का आधार आएगा। क्या आएगा? समाज का आधार। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 आधार थे, कौन कौन सा? कर्म और वर्ण या कास्ट सिस्टम। तो वैदिक काल में कौन सा सिस्टम शुरू हो जाएगा? वर्ण। तो मतलब यहाँ पर कर्म आएगा क्या? नहीं। तो मैं आगे क्या बोलूंगा? अब कर्म बताना पड़ेगा तो मुझे बोलना पड़ेगा कि वर्ण के आधार पर कितने, तो कितने हो जाएंगे? 4। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, फिर उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि समाज में सबसे ज्यादा जो प्रोस्पेरियस, जो जिसको मिलता था, जिसको रिस्पेक्ट मिलता था, वो कौन होगा? ब्राह्मण्स होंगे। ब्राह्मण्स के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, और सबसे नीचे जो आएंगे वो कौन होंगे? शूद्र। ये बता सकते हैं। फिर फीमेल स्टेटस के बारे में अगर बताना होगा, महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो क्या बताएंगे? महिलाओं की स्थिति में बताएंगे क्या कि पहले वाले से तो नीचे आ गए थे, पहले जितना रिस्पेक्ट मिलता था उतना नहीं मिला इनको। बहुत सारे जो जो इनके अधिकार थे, जैसे पढ़ने लिखने का, और वो सब कुछ क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। जो भी क्या बोलते पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर थे उससे इनको हटा दिया जाएगा। जो राजनीतिक संस्थाएं थी, 2 संस्थाएं पढ़ेंगे हम, सभा और समिति। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो क्या लगता है पहले महिलाएं उसमें शामिल होती थी लोकसभा राज्यसभा में? बहुत पहले देखो जब कांग्रेस बना था तो कोई महिला शामिल हुई होंगी? 1885 में सुनते हैं ना कांग्रेस बना था, फर्स्ट फीमेल जो हेड होती है वो एनी बेसेंट होती है। ऐसा कुछ याद है? ये सब बराबर हो गया है, ठीक है। चलो, तो कोई भी अगर मान लो बना होगा तो उसमें फीमेल्स आई होंगी क्या? नहीं। फिर बीच में फीमेल्स को उनको इंक्लूड किया होगा, फिर उसको हटा दिया गया। अभी कुछ दिन पहले एक मोदी जी का वो था, संशोधन लेके आए थे कि फीमेल रिजर्वेशन करेंगे 33%। कहा? संसद में। वो पास हुआ क्या?
याद रखना है, पूछेगा वो, पास नहीं हुआ, ठीक है, पास नहीं हुआ वो, ध्यान रखना। तो महिलाओं की स्थिति बताएंगे, दास की स्थिति बताएंगे, शूद्र की स्थिति बताएंगे। तो आप समझ में आया कि कैसे आगे बढ़ना है समाज में। जैसे अगला जो आएगा उसमें भी सेम रहेगा, जिसमें नया नया चीज जुड़ेगा। अब जैसे गुप्त में देखेंगे तो गुप्त में एक जैसे मौर्य में हम देखते हैं दहेज प्रथा शुरू होगा। मौर्य काल में क्या शुरू होगा? दहेज प्रथा। बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड आएगा कुषाण का, नाम सुने ना कुषाण? कुषाण का जब टाइम पीरियड आता है तो वहां पर बाल विवाह स्टार्ट होता है। और गुप्त में स्टार्ट हो जाता है सती, सती वाला सिस्टम। तो वो जैसे जैसे हम टाइम पीरियड में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो भी एविडेंस हमको मिलते जाएंगे उसको इंक्लूड करते जाएंगे। बाकी आपका जो बेस रहेगा वो यही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे देखो क्या बाकी है। तो ये हमने सामाजिक स्थिति को देखा। अब क्या बाकी है? राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति में ध्यान रखेगा, क्योंकि हमको सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा कुछ मिला तो है नहीं, तो हमको ओवरव्यू बस लेना पड़ेगा। तो आप ध्यान देना, राजनीतिक स्थिति या पॉलिटिकल स्टेटस कहीं पर अगर बोलेगा तो आपको क्या क्या देखना है। पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी स्थिति देखना है? राजनीतिक स्थिति देखना है। तो हमेशा सबसे पहले आप किसके बारे में बताते हैं? राजा के बारे में। हमेशा आप किसके बारे में बताएंगे? कि जो किंग होगा उसके बारे में बताएंगे कि किंग कैसा होता था। फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या इसका कोई काउंसिल होता था, मंत्री परिषद? क्या इसका कोई मंत्री परिषद होता था क्या, वो देखेंगे। मंत्री परिषद है तो डिपार्टमेंट कौन, विभाग कौन कौन से होते थे। फिर विभाग बता दिए तो प्रांत होंगे। जैसे हमारा कंट्री, जैसे आप देखो अभी हम भारत में किसको देख सकते हैं? मोदी जी, ठीक है। इनका कैबिनेट कौन कौन है मेन कैबिनेट में? फिर इनके पास कौन कौन सा विभाग है? तो बोलते हैं ना लगभग 30 35 40 मंत्री, मतलब कैबिनेट बनेगा, वो कोर कमेटी होता है। कोर कमेटी के पास अलग अलग क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है। फिर अलग अलग राज्य है, अलग अलग क्या है? राज्य। बात समझ में? प्रांत को क्या बोला? प्रोविंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोविंस बोलेंगे, प्रोविंस। लेकिन अभी हमको फिलहाल ऐसा पढ़ना है क्या? नहीं, हमको ऐसा नहीं पढ़ना, क्योंकि इस समय हमको कोई रिटर्न में मिला ही नहीं है। कहां से नहीं मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा कुछ रिटर्न में मिला नहीं। पहली बार रिटर्न में मिलेगा कहाँ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब में मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ पर रिटर्न में मिला नहीं, तो रिटर्न में मिला नहीं तो कैसे बताएंगे? तो इतिहासकार, अलग अलग जो इतिहासकार है वो बोलते हैं राजनीतिक स्थिति में केवल राजा की स्थिति को हम समझ सकते हैं, और जो शासक होंगे, जो रूलर होंगे, उसकी स्थिति को बस हम समझ सकते हैं, वो भी अलग अलग स्थिति में। रूलर, रूलर, तो रूलर, बाकी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो क्या बोलेंगे? जैसे आप पढ़ते हैं राम शरण शर्मा, मतलब ये हिस्टोरियन, इतिहासकार, और इनका जो मत था, इनका व्यू क्या है? हिस्टोरियन और उनका व्यू। तो राम शरण शर्मा, RS शर्मा बोलते हैं, रामचरण शर्मा। फिर स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, और अर्नेस्ट मैके। मैके, ऐसा कुछ नाम है ना, स्टुअर्ट पिगट, अर्नेस्ट मैके। तो इन सब का नाम आप पढ़े हो। अर्नेस्ट मैके, ये कहाँ पर है? तो मजुमदार और मैके चौहुदड़ो वाले क्षेत्र में आपने नाम पढ़ा। स्टुअर्ट पिगट तीसरी राजधानी बताया था कालीबंगा को, ठीक है, और दो राजधानी बताया था काली, सिंधु घाटी सभ्यता की, ये वो है। तो यहाँ देखिएगा रामचरण शर्मा, यहाँ पर क्या बोलते हैं? जो इनको एविडेंस मिलता है किसका? व्यापार का। किसके साक्ष्य मिलते हैं? व्यापार के। जैसे अभी भी देखो बड़े बड़े उद्योगपति है,
है ना। आपने देखा ना, अडानी और अंबानी, दो नाम सुनते हैं आज के समय में, अडानी और अंबानी दो मेजर नाम सुनते हैं। वही सब के सब अगर मान लो उनके मन में आया कि अब मोदी को नहीं जिताना है, अपन किसी दूसरे बंदे को देखते हैं, वो उसको पूरा फंडिंग करेंगे। अब जो भी चुनाव जीतेगा वो क्या करेगा, इनको बेनिफिट कराने के लिए सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखो, रामशरण शर्मा ने क्या बोला था, किनका मत था कि जितने भी इस समय के जो बड़े ट्रेडर्स थे, व्यापारी वर्ग, उनके हाथों में यहाँ का क्या था, रूल एंड रेगुलेशन होता था। रूल एंड रेगुलेशन बनाने का जो अधिकार था वो किनके पास था, व्यापारियों के पास था, ट्रेडर्स के पास था, ठीक, या बिजनेसमैन के पास था। किसके पास था, बिजनेसमैन के पास था, ठीक। उसको आप मर्चेंट क्लास भी बोल सकते हो। मर्चेंट क्लास, स्टुअर्ट पीरियड बोलते हैं पुरोहित, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं क्या है, जैसे स्नानागार सुना है, ग्रेट बाथ बना था, है ना, क्या था, ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ जो था वो एक्चुअल में क्या था, धार्मिक क्रियाओं के लिए था, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता था। फिर बहुत सारे ऐसे आइडल मिले, पशुपतिनाथ का मोहर मिला है, मदर गॉडेस मिला है। तो उनका क्या कहना है कि यहाँ पर जो होगा प्रीस्ट ही हो सकता है। कौन करेगा यहाँ पर, प्रीस्ट, प्रीस्ट या प्रीस्टली क्लास बोल सकते हैं, कि यहाँ पर जो पूरा काम करते रहे होंगे, जिनके हाथ में पूरा पावर रहा होगा, वो कौन होंगे, प्रीस्ट, पुरोहित रहे होंगे। कौन रहे होंगे, पुरोहित। पुरोहितों द्वारा सत्ता का क्या किया जाता रहा होगा, संचालन किया जाता रहा होगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है, जनप्रतिनिधि। किसको बोलना चाहिए, जनप्रतिनिधि। अर्नेस्ट मैकी बोलते हैं जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर क्या होता था, सत्ता का संचालन होता था। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अभी के समय देखो ना, हमने किनको चुना था, लोकसभा सांसद को चुना, है ना, वोट डालने, वोट डालने के बाद तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, हमारे लिए नियम बना रहे हैं। तो अर्नेस्ट मैके का कहना था कि सम हाउ ऐसा सिस्टम रहा होगा जहां पर लोग अपने बीच में से किसी एक पर्सन को क्या देते थे, सारा पावर दे देते थे, और वो पर्सन क्या करता था, रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म करता था। समझ में? तो ये तीनों थे। तो इसको डायरेक्टली पूछता है ना क्वेश्चन बना के, क्या पूछता है, क्वेश्चन बना के डायरेक्टली पूछेगा कि अर्नेस्ट मैके ने क्या बोला है, स्टुअर्ट पिगट ने क्या बोला है, रामशरण शर्मा ने क्या बोला है करके। बात समझ में आई? ठीक। अब देखो, हो गया यहां तक। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जो प्रमाण मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, रामशरण शर्मा के जो पॉइंट है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, कि रामशरण शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन किसके हाथ में था, तो आप क्या बोलेंगे, मर्चेंट क्लास या व्यापारी वर्ग के हाथ में था। समझ में? बाकी इंडिविजुअल पूछेगा तो यही तीन याद रखना है। शर्मा ने बोला क्या, व्यापारी वर्ग। फिर उसके बाद स्टुअर्ट पिगट क्या बोलते हैं, पुरोहित वर्ग। फिर उसके बाद अर्नेस्ट मैके क्या बोलते हैं, जनप्रतिनिधि, पीपल रिप्रेजेंटेटिव। अब थोड़ा सा एक बेस बता रहा हूं ना, नहीं टीचर वाला क्लास नहीं है ना, टीचर वाला क्लास नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा आगे जो आप पढ़ते हो प्रारंभ में, स्टार्टिंग फेज में, स्टार्ट में, तो आप जो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अगर बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, क्या वो लड़ाई झगड़ा में बिलीव करेंगे, प्रारंभ में लड़ाई झगड़ा कुछ करते रहेंगे क्या, सोचो, हाँ या ना दो ही हो सकता है। तो हमको ना ऐसे स्टार्टिंग में जब सिंधु एरा को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पूर्व, एक होता है परिपक्व, और एक होता है क्या, उत्तर। तो प्री हड़प्पन एरा, मैच्योर हड़प्पन एरा, और क्या होता है, लेटर हड़प्पन एरा।
तो आपको पता चलता है क्या, इधर वाले जोन से, यहाँ वाले जोन से ऐसा कोई भी एविडेंस या कोई भी हथियार नहीं मिला जो मारने के काम आए। मारने के लिए क्या बना सकते हैं, चाकू, तलवार, भाले, समझ में आया? बात समझ रहे हैं कि नहीं, है ना? तो इस वाले एरा से हमको ऐसा कोई भी जानकारी नहीं मिलता कि ऐसा इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया हो, कोई औजार बनाए हैं। इनके औजार हमेशा सुरक्षा, जैसे इन्होंने ढाल बनाना स्टार्ट किया, जो बोलते ना जो क्या बोलना चाहिए, आपने देखा होगा तलवार चलाने के समय हम हाथ में ढाल रखते हैं, तो वैसे ढाल थे, बड़े बड़े ढाल थे, ताकि दूसरों से बचा जाए, ताकि जानवरों का हमला हो तो बचा जाए। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते थे वो यहाँ पर बने हैं इधर वाले टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पर क्या बने हैं, तलवार, भाले, ठीक है, तलवार भाले मतलब जेवलिन जिसको बोलते हैं आप, है ना? तलवार हो गए, भाले बन गए, तीर धनुष हो गए। तो ये क्या बताते हैं कि स्टार्टिंग के समय में ये बहुत क्या थे, लिबरल थे, उदारवादी थे, इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो इनके जो हथियार थे वो बदल गए, रक्षा करने से आक्रामक की ओर बढ़ गए थे। समझ में? ठीक है, तो लिखेगा प्रारंभ में क्या थे, युद्ध नहीं करते थे, वॉर नहीं एक्सेप्ट करते थे। जो इनके हथियार थे, जो वेपन्स थे, वो प्रोटेक्शन के लिए यूज होते थे। वेपन्स वर यूज फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, रक्षा के लिए प्रयोग करते थे, या रक्षात्मक होता था। जो वेपन्स थे वो क्या थे, वेपन जो थे वो किसके लिए थे, रक्षा करने के लिए थे। कोई भी युद्ध नहीं करते थे, युद्ध के प्रमाण नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद के समय में लेटर ऑन, बाद के समय में क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, एक तो युद्ध हुए थे ऐसा पता चलता है, वॉर के एविडेंस मिलते हैं, डिस्प्यूट के एविडेंस मिलते हैं, और दूसरा जहां पर हथियार थे, जो हथियार मिले, जो वेपन मिले, वो कैसे थे, अटैकिंग, आक्रामक। कौन सा मोड के हथियार मिले थे, अटैकिंग मोड के हथियार मिले थे। मतलब ये बता रहा है कि आने वाले समय में इनका क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी से क्या हुआ है, संघर्ष हुआ होगा। बात समझे, नोट करिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध में रुचि रखते थे, इंटरेस्ट नहीं, नहीं रखते थे, इनकी रुचि युद्ध में नहीं थी। अगर होती तो प्रॉपर स्टार्टिंग से ही क्या मिलता, हमको ऐसा एविडेंस मिलता। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो रक्षा करने की जरूरत पड़ी होगी, और रक्षा करने के बाद उनको लगा होगा जब तक मारेंगे नहीं तब तक बाकी लोग भागेंगे नहीं, तो उनको क्या करना पड़ा होगा, हथियार बनाना पड़ा होगा, वेपन्स डिजाइन करने पड़े होंगे। हो गया? हाँ, हाँ, चलो, यहां तक समझ में आया, इधर क्लियर है? तो ये हो गया कौन सा आपका, सामाजिक के बाद राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति किसके हाथ में थी, तो व्यापारी वर्ग। अगर मेनली अगर एक सिंगल पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, व्यापारी वर्ग बोलेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्टार्टिंग में प्रारंभिक समय में युद्ध करते थे क्या, इनिशियल टाइम में नहीं। जब लेटर ऑन होगा, जब सेकेंड वाले टाइम पीरियड में देखेंगे युद्ध हुआ था, और क्या मिलता है, वेपन्स मिले थे। क्या मिले हैं, वेपन्स मिले हैं। अब देखिएगा सिंधु सभ्यता का पतन, decline of Indus Valley civilization, a declination of Indus Valley civilization, decline of Indus Valley civilization। इतिहासकार, हिस्टोरियन, इनका मत क्या था, व्यू, और साक्ष्य कहां से मिले, एविडेंस। एविडेंस, कहीं ना कहीं से तो ये एविडेंस मिलेगा ही मिलेगा।
तो वही देखना है एविडेंस कहाँ से मिलता है करके। बढ़े आगे देखो, इतिहासकार है ना, सबसे पहले आप देखते हैं इतिहासकार, तो इतिहासकार का कौन है, जॉन मार्शल का नाम पढ़ेंगे आप। किसका नाम पढ़ेंगे, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल का मत था कि सिंधु सभ्यता में क्या आ सकता है, बाढ़, फ्लड। कि एक एविडेंस क्या पता चलेगा आपको, जॉन मार्शल क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हो सकता है क्या, बाढ़ आया हो, क्या हो, बाढ़ आया हो, फ्लड। फ्लड, अब कहीं ना कहीं से तो ये एविडेंस मिलेंगे ही, कहीं ना कहीं से तो मिलने चाहिए, तभी तो बोलेंगे ना कि यहाँ पर बाढ़ आया होगा। तो यहाँ पर पता चलता है मोहनजोदारो से, जोदड़ो या जुदारो। तो ये एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है, मोहनजोदारो से। तो जो सिटी है, याद होगा इमेज में थोड़ी देर पहले दिखाए थे, वो जो सिटी है मोहनजोदारो ये, तो यहाँ बाजू से क्या जा रहा है, सिंधु रिवर, इंडस रिवर। और इंडस रिवर में बार बार इसमें पानी आता था और ये क्या होता था, बाढ़ से पूरा खत्म हो जाता था। फिर से लोग आते थे, फिर से मिट्टी हटाते थे, फिर से अपने घर बनाते थे, ऐसा चलता था। कई बार बाढ़ आया, कई बार इन्होंने अपने घर को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक बार बोला जाता है ये वाटर लेवल 80 फीट ऊपर तक हो गया था। 80 फीट मतलब समझ रहे हैं कि मतलब ये सोचेगा 8 मंजिला ऊपर तक पानी भर गया था, है ना। 8 मंजिला ऊपर तक पानी, सोच रहे हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे है, अब फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे से पानी कितना 10 गुना ज्यादा है। तो जितना भी रहा होगा सब यहाँ पर खाने पीने का आइटम जितना भी सब बह गया होगा। तो ये लोग इस जगह को छोड़कर चले गए फिर। तो एक रीजन क्या बताया जाता है, बाढ़। सेकंड बताया जाता है क्या, मार्क ऑरेलस्टाइन का जलवायु परिवर्तन। ऑरेलस्टाइन, मार्क ऑरेलस्टाइन, तो ये बोलते हैं क्लाइमेटिकल चेंज, जलवायु प्रदूषण, क्लाइमेटिकल चेंज। तो क्लाइमेटिकल चेंज की जो एविडेंस है वो सबसे वेस्टर्न साइड में मिलते हैं, सुतका गिंडूर, और एक जगह है धौलावीरा। तो दो जगह ऐसे हैं जहां पर हमको इसके एविडेंस मिलते हैं, किसके, जलवायु प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन के, प्रदूषण के, परिवर्तन लिख सकते हैं ना, प्रदूषण बोल रहा हूं मैं भी, परिवर्तन, क्लाइमेटिकल चेंज, क्लाइमेटिकल चेंज, जलवायु परिवर्तन। फिर देखिएगा राइकस या राइक्स बोल सकते हैं, तो इनको कहना था कि भूकंप आया था, अर्थक्वेक। तो इसके एविडेंस भी कहीं ना कहीं से मिलने चाहिए। तो कालीबंगा से इसके एविडेंस मिलते हैं। कहां से इसके एविडेंस मिलते हैं, कालीबंगा से इसके एविडेंस मिलते हैं कि यहां पर क्या होगा, भूकंप आए थे, और भूकंप के कारण ये जो पूरा सभ्यता थी वो पूरा खत्म हो गया। तो कहां से मिले थे ये एविडेंस, कालीबंगा से मिले थे। कहां से मिले थे, कालीबंगा से। फिर उसके बाद आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, इनका रिसर्च हुआ था 2017 में, 2017 में। इनका क्या बोलना था कि पूरा सूखा पड़ा था, ड्रॉट, पूरे तरीके से सूखा, और कितने वर्ष तक का सूखा पड़ा था, 900 वर्षों का सूखा पड़ा था। ड्रॉट बोलते हैं ना इसको, ड्रॉट। कितने वर्ष का सूखा पड़ा था, 900 वर्षों तक लगातार सूखा पड़ा, कितने साल तक, 900, 900 साल तक। जैसे अभी का सिचुएशन देखो, क्या छत्तीसगढ़ में प्रॉपर बारिश हुई है, नहीं हुई है ना। मौसम का पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं। इस समय तक तो इतनी बारिश हो जाती है कि मौसम पूरा ठंडा हो जाता है, लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो आपको गर्मी लगने लग रही है, हो रहा है ना। तो क्लाइमेटिकल चेंज के कारण क्या हुआ था कि पूरा का पूरा सूखा पड़ गया।
जैसे अगर मान लो जैसे अभी की कंडीशन है, अगर मान लो बारिश ऐसे रही तो ये पूरा साल को हमको क्या घोषित करना पड़ेगा, सूखा। और अभी तो हमारे पास डैम्स बने हुए हैं, हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन क्या उस समय रहा होगा क्या, नहीं रहा होगा। अब जहां पर एग्रीकल्चर पे बेस्ड हमारा पूरा सिस्टम था जीने का, अगर वहां पर एग्रीकल्चर के लिए पानी ही ना आए टाइम पे, तो वहां पर रहना सही है क्या, नहीं। तो धीरे धीरे क्लाइमेटिकल चेंज इतना हुआ कि इतना 900 साल का सूखा पड़ा। तो ये क्या होता है, बहुत सारी जगह से मिला था, अधिकांश। और खासकर क्या है, गुजरात वाले रीजन में सबसे ज्यादा इनका स्टडी था ना, गुजरात वाले रीजन में इनका जो स्टडी था वो कहाँ था, गुजरात वाली जगह में। और फिर उसके बाद क्या देखते हैं, आईआईटी खड़गपुर, तो ये देखेंगे राखल दास बनर्जी, किनको देखते हैं, राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर, दोनों का नाम आपने पढ़ा है। मार्टिमर व्हीलर, तो इनका कहना था आर्यों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ। और आर्यों के आक्रमण के बाद, आर्यों के आक्रमण के बाद ये पूरी सभ्यता क्या हो गई, खत्म हो गई। आर्यन इन्वेजन बोल सकते हो आप। आर्यन इन्वेजन, तो हुआ क्या, आर्यों, अब सपोज करो मैंने बोला है कि सिंधु सभ्यता के लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, कोई ना कोई आया जिनसे इनका क्या हुआ, लड़ाई हुआ। तो सोचेगा ये आपका क्लासरूम, कल कोई और आके बैठे तो आपको बुरा लगेगा, 2-3 दिन तक आप सोओगे, फिर तीसरे दिन क्या करोगे, अब तो बाहर निकालना पड़ेगा सर बोलोगे फिर। तो सेम सेम सिचुएशन किसके साथ हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ, सिंधु वासियों के साथ, कि उनका पूरा एरिया था, पूरा रिसोर्सेस उनका था, लेकिन कोई और आ गया। तो पहले तो क्या हुआ, झगड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होने लगा संसाधन को लेकर, रिसोर्सेस को लेकर। अब जैसे ये बोला जाता है कि आर्य अपने साथ, आर्य कौन थे, पशुपालक थे। आर्य कौन थे, पशुपालक, तो अपने साथ क्या लेके आए थे, पशु लेके आए थे, गाय भेड़ बकरी जो भी था। लेकिन इस क्लाइमेट में जब आए सिंधु सभ्यता में, तो उनके जो पशु थे वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए, ये बोला जाता है। अब जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, आर्य जो सिंधु वासियों के गाय थे भेड़ थे उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है, और फिर दोनों में क्या होता है, फिर झगड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आपने वो पॉइंट लिखा था कि सिंधु सभ्यता को लड़ाई नहीं करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद के समय में उनको करना पड़ा, वहां से ये चीज प्रूव होता है। लेकिन अभी भी ये थ्योरी सही नहीं मानी जाती, ये थ्योरी सही नहीं मानी जाती। अभी थ्योरी कौन सा चल रहा है आपका, ये और क्लाइमेटिकल चेंज वाला, ये दोनों, ठीक है। आर्यों का आक्रमण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, नहीं माना जाता, लेकिन अभी भी हमारे बुक में अपडेट नहीं हुआ है, हमारे बुक में मतलब एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में जैसे ही अपडेट होगा उसको हम लोग करेंगे। तो रिसर्च पेपर में आया है कि आर्य कोई थे ही नहीं, इंडियंस ही थे। इंडियंस का एक ग्रुप अपने आप को क्या करने लगा, थोड़ा अलग समझने लगा, और वो बाहर बाहर तक गए करके। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए अभी के सिचुएशन में आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ये याद रखना है, एक बार किसने बोला है, जॉन मार्शल ने बोला है, जलवायु परिवर्तन मार्क ऑरेल स्टाइन ने बोला है, भूकंप राइक्स ने बोला है, सूखा आईआईटी खड़गपुर ने बोला है, और आर्यों का आक्रमण राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने, तो इन दोनों ने बोला है। तो मेन मार्टिमर व्हीलर का नाम याद रखना है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो आपने 3 चीजें समझी, एक समझा क्या, क्या समाज को कैसे देखना है, सामाजिक स्थिति के बाद राजनीतिक स्थिति कैसे देखनी है, और उसके बाद हमने देखा पतन। तो हर एक टाइम में ये 3 चीज तो देखोगे। कल अपना वो पूरा रिवीजन होगा, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे ना। जैसे पाषाण काल, सिंधु घाटी, और ये दो टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक। तो जो छूटा हुआ है वो एक बार रिकैप हो जाएगा, वहां से फिर मिला, वहां से ये पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू। तो फिर प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि आपका इंडियन हिस्ट्री पढ़ना कैसे है, कैसे इसको आगे हम समझेंगे। और क्वेश्चन जिस प्रकार अभी आ रहे हैं उस प्रकार तो आपको और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, हर टॉपिक का, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक का। तो मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक का आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दूं।
क्लास में भी कुछ क्वेश्चन कराऊं और कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ठीक है।